गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोलबर्ग के बारे में। इससे पहले हमने पियाजे के बारे में थ्योरी करी है, ठीक है। तो बेसिक असम्पशंस ऑफ कोलबर्ग थ्योरी। कोलबर्ग थ्योरी क्या है, ठीक है। इसमें आपकी 3 थ्योरी है, मेनली आपका पियाजे की, कोलबर्ग की और एरिक्सन की, ठीक है बेटा। तो तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट हम थ्योरी कर चुके हैं कंप्लीटली और आज हम सेकंड कर रहे हैं कोलबर्ग थ्योरी, ठीक है। तो असम्पशंस करेंगे इसकी। आज मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है, ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा मैं ढंग से नहीं बोल पा रही हूँ, तो थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। हाँ जी, जो कोलबर्ग के सिद्धांत है उसके बारे में हम क्या कहते हैं, इन्होंने क्या किया है, नैतिक विकास का सिद्धांत बताया है, ठीक है, कि बच्चों का नैतिक विकास कैसे होता है। आप लोगों को पता है कि मॉरल वैल्यूज़, मॉरल जो एजुकेशन होती है वो भी बहुत नेसेसिटी होती है। तो जो हमारा कोलबर्ग जी हैं, उन्होंने मॉरल एजुकेशन के बारे में अपने व्यूज़ बताए हैं। उन्होंने क्या कहा है कि बालक के जो नैतिक विकास है उसको समझने के लिए हमें जो सिद्धांत है उसके स्वरूप को हमें पहले समझना पड़ेगा, उसका विश्लेषण करना बहुत ही आवश्यक है। उनके अकॉर्डिंग बच्चे द्वारा जो प्रदर्शित प्रतिक्रियाएं होती हैं तो उसके आधार पर ही हम उसका नैतिकता का अनुमान नहीं लगा सकते। कई बार क्या होता है, उनका नैतिकता का अनुमान लगाना, उनका सही अनुमान लगाना गलत भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, कोई चोरी के कोई भय के डर से या प्रशंसा के उससे अपना काम चेंज कर देता है। मान लीजिए डर के मारे बच्चा किसी कार्य को हम कहते हैं कि आप कर लो, वो नहीं करता, तो डर के मारे कई बार हम कहेंगे थप्पड़ लगेगा आपको ज़ोर से, तो वो डर के कारण काम कार्य कर देता है। तो उसका हमें नैतिकता का उसके अंदर भी मतलब है या नहीं, उस चीज़ का हमें कैसे ज्ञान होगा प्रॉपर वे से, वो तो भय के कारण उसने वो कार्य कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो इन्होंने कोलबर्ग ने बताया है कि नैतिकता का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता बच्चे के ऊपर। तो अधिकतर परिस्थितियां कई बार कैसी होती हैं कि बच्चा भय से, पुरस्कार के प्रलोभन से, ठीक है, इस प्रकार से क्या करता है, अपनी नैतिकता को प्रदर्शित करता है। तो हम मान लेते हैं कि बच्चा नैतिक है, लेकिन उसने डर के मारे या प्रशंसा के लिए अपनी ऐसा किया है, ठीक है। तो नैतिक चिंतन या नैतिक निर्णय, इसके कोई हमें प्रॉपर वे से उनके बारे में सही ज्ञान बच्चे का नहीं प्राप्त होता। तो कोलबर्ग ने क्या कहा है, इसे धर्म संकट की स्थिति कहा है कि यह धर्म संकट की स्थिति में रखते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में हम क्या कह सकते हैं, क्या सोचता है बच्चा, किस आधार पर वो सही उत्तर देता है, सही निर्णय क्या लेता है, तो हमें इसके बारे में हम सही अंदाजा नहीं लगा सकते। तो इसी कारण इन्होंने इसको जो कोलबर्ग हैं, इसको आपको प्राणीगत उपागम भी कहा है कि आपका ऑर्गेनिस्टिक अप्रोच भी बोला गया है, ठीक है। तो इन्होंने और क्या कहा है कि जो उनका नैतिक सिद्धांत है उसको 6 अवस्थाओं में इन्होंने बांटा है। नैतिक सिद्धांत को 6 अवस्थाओं में बांटा है। उन्होंने क्या कहा है, जो संपूर्ण नैतिक विकास है कि इसे हम यूनिवर्सल भी मानते हैं, ये यूनिवर्सल भी माना जाता है उनके अनुसार कि बच्चा इन सभी स्टेजेस में से होकर गुजरता भी है और कई बच्चे नहीं भी गुजरते इस स्टेजेस में से, ठीक है। तो इसलिए मतलब उन्होंने अपने सिद्धांत को क्या कहा है कि एक निश्चित ही जो हमारे 6 सिद्धांत हैं उसके अनुसार ये माना गया है, ठीक है। तो नैतिक विकास की प्रत्येक अवस्था में ये पाई जाने वाली जो अवस्थाएं हैं उसमें क्या होती है, उनकी नैतिकता उसमें अलग अलग होती है, बच्चे की भिन्न भिन्न नैतिकता होती है। प्रत्येक अवस्था में बालक की कोई भी तर्क शक्ति, रीजनिंग होती है जो नए प्रकार की ही होती है। किसी बच्चे की कैसी होती है और किसी बच्चे की कैसी होती है, ठीक है। और जब बच्चा एक अवस्था से जब दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो उस बच्चे के जो भीतर अंदर का जो नैतिक व्यवहार है उसमें भी क्वांटिटेटिव चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। और कब और कैसे उत्पन्न हुए ये एक प्रश्न है कि इसके बारे में हम विचारणीय है कि हमें नहीं पता चलता है कि वो कैसे परिवर्तन हुए हैं। लेकिन एक स्टेज से जब दूसरी स्टेज में जाएगा तो बच्चे में क्वांटिटेटिव चेंजेस होंगे, ठीक है। इसके अनुसार, कोलबर्ग के अनुसार, नैतिक जो व्यवहार है उसके गुणात्मक परिवर्तन क्रमिक रूप से होते रहते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, अचानक ही कई बार क्या होता है वो पैदा नहीं हो जाते, वो सब जो परिवर्तन है वो क्या है, अंदर उसके चलते रहते हैं बच्चे के अंदर। तो इस प्रकार जो व्यवहार होता है जिस अवस्था के अनुरूप होता है तो बच्चे को उसी अवस्था का हम मान लिया जाता है, ठीक है। तो हम कई बार व्यवहार देख के भी बच्चे को उसकी अवस्था में परिवर्तन के बारे में समझते हैं। तो कोलबर्ग के जो इन्होंने अवस्था के बारे में बताया है, बालक की 6 अवस्थाओं तक कई बार बच्चे
खुद, परंतु सभी बालक इस अवस्थाओं तक नहीं पहुंच पाते, जो इन्होंने 6 अवस्थाएं आगे हम बात करेंगे बताई है। ठीक है, तो नैतिकता की जो अंतिम अवस्था है वहाँ तक सभी बालक नहीं पहुँच पाते हैं। बहुत कम ही संख्या में बालक ऐसे होते हैं जो लास्ट अवस्था तक पहुँच पाते हैं। तो इस नैतिक तर्क शक्ति या नैतिक चिंतन की दृष्टि से बच्चों में क्या है, विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं अलग अलग। तो ये विभिन्नताएं विकास की जो गति है, विकास की सीमाएं हैं, दोनों के कारण ही क्या है, पैदा होती है। ठीक है, तो आगे हम इसकी स्टेजेस करेंगे कौन कौन सी हैं। तो इसके स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास की अवस्थाएं कितनी हैं, हमने 6 अवस्थाओं में बांटा है, लेकिन इसमें 6 में प्रत्येक में 2-2 अवस्थाओं के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, सबसे पहले क्या बताया गया है, प्री कन्वेंशनल स्टेज। इसमें 2 अवस्थाएं इकट्ठी है, वो हम जब थ्योरी पढ़ेंगे इसकी मैं तब बताऊंगी। सेकंड है आपकी इसमें कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, इसमें भी 2 अवस्थाएं हैं। और थर्ड है आपकी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, तो ये तीनों के बारे में अब हम पढ़ेंगे, उसमें 2-2 अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, आज हम पहली अवस्था करते हैं जिसमें 2 अवस्थाएं हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। हाँ जी, सबसे पहले है आपकी प्री कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज में क्या है, जब बालक किसी बाहरी तत्व या किसी भौतिक घटना के संदर्भ में क्या करता है, किसी आचरण को नैतिक अथवा अनैतिक मान लेता है। जैसे मानता है कि उसकी जो मॉरल रीजनिंग है, नैतिक शक्ति है, वो क्या है, प्री कन्वेंशनल स्तर की ही कही जाती है। ठीक है, क्योंकि नैतिकता के कारण इस स्तर के अंतर्गत हम 2 अवस्थाएं मानते हैं जो हम प्री कन्वेंशनल स्टेज कर रहे हैं। सबसे पहले है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, जिसे स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट भी कहा जाता है, पनिशमेंट। सेकंड है आपकी स्टेज ऑफ ईगो, जिसे अहंकार की अवस्था भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हमारी है स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। देखिए कोलबर्ग के अकॉर्डिंग क्या है थ्योरी, कि इस अवस्था में जो बच्चे हैं वो बच्चों का जो चिंतन है वो दंड से प्रभावित होता है। ठीक है, परिवार में कई बार क्या होता है कि बड़े सदस्यों को जब बड़े सदस्य कुछ बच्चों को कार्य करने के लिए आदेश देते हैं या कोई भी कार्य करने के लिए बोलते हैं, कहते हैं, तो इन आदेशों का उल्लंघन करने पर क्या होता है, कई बार बच्चे को डर लगता है कि हमें दंडित कर दिया जाएगा। दंडित में कुछ भी कर सकते हैं, थप्पड़ मार दिया जाएगा, कमरे में बंद कर दिया जाएगा, स्टोर रूम में, जैसे हम बच्चे को कहते हैं कि अगर आप दंगा करोगे, आप बात नहीं मानोगे, कहना नहीं मानोगे, तो आपको स्टोर रूम में बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में बच्चा थोड़ा सोचता है, उसको क्या लगता है दंड से बचने के लिए कि वो आज्ञा का पालन करेगा। ठीक है, कि दंड से मैं जब मुझे पनिशमेंट मिलेगी तो मैं पनिशमेंट को नहीं सह पाऊंगा, इसलिए वो उस पनिशमेंट से बचने के लिए क्या करता है, उस दंड का जो उसको मिलेगा नहीं करने पर, तो वो उस कार्य को पूरा कर देता है। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चा क्या करता है, छोटी आयु में भी अपरिपक्व होने के कारण बच्चा किसी कार्य को करने या न करने के निर्णय इसलिए लेता है क्योंकि उसे क्या है, दंड का भय होता है। ठीक है बेटा, इसलिए वो उसका निर्णय क्या कहता है, कार्य करना है या नहीं करना उस दंड के भय के कारण लेता है। तो आज्ञाओं का पालन इसलिए करता है कि उसे लोग दंडित करेंगे, पनिशमेंट देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की जो नैतिक विकास की अवस्था है, उसे दंड या पनिशमेंट को ही बच्चों की नैतिकता का मुख्य आधार माना गया है। ठीक है, ये तो है आपका फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। सेकंड है आपका स्टेज ऑफ ईगो, अहंकार की अवस्था में। हाँ जी, इस अवस्था में क्या करता है, बालक के चिंतन का स्वरूप क्या है, बदल जाता है। उसमें तो क्या करता है, दंड के भय से कार्य करता है। इसमें क्या करता है, इस अवस्था में जो अहंकार की अवस्था है, इस आयु में वृद्धि होने के कारण, जो आयु में इसमें वृद्धि हो जाती है, आयु में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप बच्चा अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को क्या करता है, भली प्रकार से समझने लगता है। ठीक है, उसके द्वारा किए जाने वाले के जो अधिकांश कार्य हैं या इच्छाएं हैं उसकी पूरी हो जाती है। तो उसको क्या लगता है, यदि उसकी कोई इच्छा, कई बार क्या होता है झूठ बोलने से पूरी होती है, तो हम क्या कहते हैं, तो वो बच्चे को लगता है कि मैं झूठ बोलूँगा तो मेरे लिए ये सही रहेगा। ठीक है, हमें क्या पता कि बच्चे ने झूठ बोलने के उसकी झूठ बोला है। ठीक है, हम तो ये सोचते हैं कि बच्चा नैतिक उसकी विकास हो रहा है, लेकिन कई बार बच्चा झूठ भी बोल देता है। और इसके साथ साथ कई बार भूख लगने पर बच्चा क्या करता है, किसी वस्तु को चुरा कर खाने की
मतलब उसमें आदत हो जाती है। जैसे किसी भी वस्तु को, मान लीजिए बच्चे को भूख लगी है तो कहीं से भी, जैसे मान लीजिए किसी के बच्चे की बैग में से चुरा लिया या किसी के घर में से कुछ फ्रिज में से निकाल के खा लिया, कुछ भी खा लेता है, तो वो भी क्या है, खाने की वो नैतिक, वो क्या समझेगा, नैतिक आचरण ही समझेगा, ठीक है, अपने आप को। लेकिन क्या ये सही है? नहीं। तो इस प्रकार हमें बच्चे की नैतिकता का सही अनुमान नहीं पता चलता। नैतिक विकास की इस अवस्था का जो आधार होता है वो ईगो होता है। ईगो अर्थात कि उसकी जो अपनी इच्छाएं होती हैं, आवश्यकताएं हैं होती हैं, उसकी नैतिक तर्क शक्ति का आधार ही बन जाती है, ठीक है। तो ये इसकी पहली स्टेज थी, प्री कन्वेक्शनल स्टेज, ठीक है, कि आपकी पहली अवस्था में ये 2 अवस्थाएं, 2 चीज़ें काउंट हो गई हैं आपकी। फर्स्ट आपकी जो स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट, सेकंड है आपकी स्टेज ऑफ ईगो, ठीक है। बाकी हमारे जो 4 इसके पार्ट्स बच गए हैं जिसमें 2-2 हम करेंगे, वो हम कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।